बीजेपी का एक प्रोजेक्ट पत्रकार है और उसका एक तंत्र है जो इस तरह की आवाज उठाना चाहते हैं। तो जंगल है तो जंगल राज क्या कहेंगे। अली आई पिया जी जल्दी से बिहार हो, रउआ के बुलाबतानी नीतीश सरकार हो। गारंटी रोजगार दिलकई अई बेर बिहारी के, जेब ने खाली रहते नमरी हजारी से, छीटा कसी कर तारा विरोधियन बेकार हो, रउआ के बुला। नमस्कार, भारत शतक में स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा। अभी मैं मधुबनी में उपस्थित हूँ जदयू के कार्यालय में। मैं यहाँ पे गणमान्य लोगों से जानना चाहूँगा कि अभी जो बिहारी मजदूरों को बोला जा रहा है तमिलनाडु में मारा जा रहा है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा और विशेष चर्चा करूँगा। भारत शतक में आपका स्वागत है। जी, आपके माध्यम से आपके सभी श्रोता बंधु को भी स्वागत है। और अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ विनोद सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष जनता दल यू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ मधुबनी। आपने तमिलनाडु के बारे में चर्चा की। सबसे पहले तो हम लोग बिहारी हैं और बिहारियों की अस्मिता के साथ कभी भी खतरा महसूस होगा तो हम लोग ऐसी बातों का घोर निंदा करते हैं। रही बात, इसमें कुछ अफवाह भी है। जितनी सच्चाई है उतनी अफवाह भी है, तो हम लोगों को अफवाह से बचना भी है। और सच्चाई जहाँ तक है तो उसके समाधान के लिए हमारे माननीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ से एक टीम भेज दिए हुए हैं। उस टीम के माध्यम से घटना पर पल पल की जानकारी रखी जा रही है। और इतना आपके माध्यम से सभी बिहार वासियों को आश्वस्त करते हैं कि किसी भी बिहारी के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं होगा, कोई ऐसी घटना नहीं होगी। सिर्फ अफवाह से बचने की ज़रूरत है। यहाँ अभी विपक्षी एक साजिश करने में भी लगी है, खास करके बीजेपी का जो स्वभाव रहा है दंगा भड़काना, तो वैसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। सर, ये अफवाह फैलाया कौन? ये राजनीति है। बहुत सारी लोग चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम, बिहारी आसामी, बिहारी बंगाली, बिहारी तमिलनाडु, बिहारी महाराष्ट्र, ये आपस में लड़े, जिससे देश में एक अशांति का वातावरण पैदा हो और हमारे देश की व्यवस्था कुव्यवस्था में परिणत हो। अभी एक पत्रकार पे एफआईआर दर्ज हुआ है और उसी पे बोला जा रहा है कि उसी ने दंगा भड़काने का काम किया, तो क्या ये बात सही है? देखिए, पत्रकार तो एक स्वतंत्र है, जहां उसको जानकारियां मिलती है तो हम लोगों को अवगत कराते हैं। मैंने एक चीज़ आपको बार बार कहा है कि अफवाह से बचने की ज़रूरत है। मैं कतई इस बात का मतलब समर्थन नहीं करता कि उसको पत्रकार के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, निश्चित ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अफवाह से भी बचने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से बार बार सारे बिहार वासियों को भी विनती करता हूं कि आप अफवाह से बचें, क्योंकि सरकार आपका कृत संकल्पित है आपके सुरक्षा के लिए। आपको कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए स्पेशल टीम भेजा जा चुका है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी बिहारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा, वो मैं भी आश्वस्त करता हूँ। अभी विगत कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार को संभाल रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे बिल्कुल नहीं दिख रहा कहीं पे व्यवस्था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों की जनसंख्या में यहाँ से बिहार से पलायन कर रहे हैं मजदूर लोग। अगर यहाँ पे रोजगार होता तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मार भी खा रहा है या गाली भी सुन रहा है तो क्या सुनने की जरूरत पड़ता? देखिए, रोजगार का निश्चित ही हमारी जो महागठबंधन की सरकार है उन्होंने रोजगार का काफ़ी सृजन किया है। और आपके माध्यम से हमारी घर की महिलाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में महिलाएं काफ़ी प्रभावित हुई है, काफ़ी खुशहाल हुई है, तो वह जो बाहर में काम करने वाले लोग हैं तो निश्चित ही अपने पति से आह्वान भी करते हैं कि चली आई पिया जी जल्दी से बिहार हो, रउआ के बुलाबतानी नीतीश सरकार हो। गारंटी रोजगार दिलकई अई बेर बिहारी के, जेब ने खाली रहते नमरी हजारी से, छीटा कसी कर तारा विरोधियन बेकार हो, रउआ के बुलाबतानी नीतीश सरकार हो।
तो हमारी जो सरकार है वह तो रोजगार का सृजन कर रही है, युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है, लेकिन विपक्षी जो है, जो भारत सरकार है, वह इसमें बहुत हद तक बाधा पहुंचा रही है। आज विशेष राज्य दर्जा देने की बात थी, आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। अभी हम लोग किसान हैं, किसान को खाद का किल्लत रहता है, लेकिन जितनी आवंटन हमको होना चाहिए बिहार वासियों को, किसानों के लिए, उन्होंने काफ़ी कमी कर दी, जिसके कारण बहुत सारा हम लोगों को अभाव से जूझना पड़ता है। आपने बहुत अच्छा एक गीत गा करके बिहारवासी को संदेश दिया, लेकिन ये गीतों तक ही कब तक सीमित रहेगा? बिहारवासी तो आते रहते हैं, कभी छठ में आते हैं, कभी होली में आते हैं, कभी दिवाली में आते हैं, और कई तरीके का पर्व में कोच कोच करके, बोरिया में जिस तरीक़ा से आलू प्याज भरा जाता है उस तरीक़ा से कोच करके आते हैं, और बिल्कुल उनके लिए कोई विधि व्यवस्था नहीं रहता है। जब बाहर मजदूर जाते हैं तो उनके लिए ट्रेन का भी स्पेशल व्यवस्था नहीं किया जाता है, जिसके कारण से अभी आप देखे होंगे, न्यूज़ में ही देखे होंगे, तमिलनाडु से भर भर के यहाँ पे आ रहे हैं बिहार में बेरोजगार लोग, तो आते ही रहते हैं, आते हैं फिर दोबारा चले जाते हैं, लेकिन रोजगार कहाँ आ पाता है? देखिए, रोजगार है, लेकिन होता क्या है कि बहुत हद तक हम लोग को ये देखने को मिलता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं, आपको जीविकोपार्जन के लिए इतना आपके पास संसाधन है, आपने हमने इतना मतलब योजना आपके लिए चला रखा है, आपको खाने पीने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, विशेष आपको आगे बढ़ने की एक लालसा है, या कहीं इससे ज़्यादा अगर मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप जाइए, लेकिन खाने पीने और आपका परिवार को पोषण, शिक्षा, ये सब सारी भरण पोषण में कहीं कोई आपको दिक्कतें नहीं होगी, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। उतना सृजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में कर दिया है। आप देखिए, पहले हमारे यहाँ सड़क नहीं था, हमारे यहाँ बिजली नहीं था, लेकिन आज सड़क की स्थिति देखिए, बिजली की स्थिति देखिए। आज जहाँ सड़क होगा, बिजली होगा, तो निश्चित ही विकास होगा। आज हम लोग अपने खेत में फसल को उपजाते हैं और तुरंत यहाँ से लेकर के मुंबई, मद्रास, दिल्ली, बम्बई जहाँ होता है उसको भेजते हैं और अच्छा से अच्छा मुनाफा हम लोग कमाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा कहते हैं कि जब तक हर खेत में मैं पानी और हर खेत में मैं बिजली नहीं पहुँचा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आप देखिए, यह समय भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि हमारे हर खेत में पानी की सुविधा होगी और हमारे हर खेत में बिजली मिलेगा, जिससे हमारे लागत मूल्य में कमी आएगी और हमारा उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ेगी। हमारा किसान खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो रोजगार का स्वतः मतलब सृजन होगा। सर, खाद और बीज सबका जो काफ़ी रेट हाई हो गया, इससे किसान खुशहाल कहाँ से हो पाएगा? यही बात आपको समझने की जरूरत है। मैंने बार बार क्या कहा, पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के इतने हितैषी है कि उनको हमेशा चिंता किसानों के लिए ही लगी रहती है। उन्होंने बार बार कृषि रोड मैप के सहारे किसान का कल्याण कैसे होगा इस योजना पर काम करते रहते हैं। तो हमारी सरकार ने एक फैसला ली थी, क्योंकि चाहते हैं कि हमारे किसान की खेतों का जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म भी नहीं हो जाए, जो आगे मान लीजिए दिक्कत का सामना करना पड़े। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम 40% जो खेती है उसको जैविक खाद से खेती करते हैं। एकाएक तो हम आदत लगा नहीं सकते हैं किसानी को, और शेष जो 60% भूभाग है उसको हम रासायनिक से खेती करेंगे। रसायन से खेती करेंगे, और रसायन से जब खेती करेंगे तो आपके जो आने वाले भविष्य होंगे वो बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप खाद बीज का ये जिस तरीक़ा से जो केमिकल वाले दवा आ रहे हैं मार्केट में, अगर इसका उपयोग करेंगे तो आपके बाल बच्चे में बीमार पड़ने का 90% चांस है। इसलिए जैविक खाद का उपयोग करें। मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जिस तरीक़ा से लोहट चीनी मिल को अब इथेनॉल फैक्ट्री का वहाँ पे स्थापना हुआ है, तो रैयाम चीनी मिल का रोजगार के लिए कब तक स्थापना होगा? देखिए, ये तो मान लीजिए हमारे शीर्षस्थ नेताओं का काम है, लेकिन हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं कि मधुबनी जिला में कोल्ड स्टोरेज हो। इस दिशा में सकारात्मक पहल हो भी रहा है, और आपने रैयाम के लोहट में मान लीजिए इथेनॉल फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ है, और रैयाम के बारे में आपने पूछा है, तो निश्चित ही सरकार का एक सकारात्मक कदम है कि हमारे मिथिलांचल की धरती पर भी उद्योग इंडस्ट्री लगेगा और हमारे क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, रोजगार का सृजन होगा, ताकि यहाँ से जो लोगों को बाहर जाने की स्थिति बनती है उसमें थोड़ा रुकावट हो। तो हमारी सरकार तो काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए, अभी बिहार में जातिगत गणना कराया जा रहा है, और
यूपी में बाबा का सरकार है, बाबा बोलते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, अखिलेश जी बोलते हैं कि हम करवाएंगे, तो क्या और कुछ पत्रकार लोग भी इसके विरोध में आ रहे हैं, जातिगत गणना के विरोध में, तो क्या ये कहाँ तक सही है, आप बताएंगे जरा। जातिगत जनगणना तो निश्चित ही होनी चाहिए, क्योंकि बाबा भीमराव साहब ने ही स्पष्ट कह दिया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब तक गणना नहीं होती है तो हमारी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, ये तो निश्चित होना ही चाहिए। रही बात आपने जोगी बाबा के बारे में कहा है, तो जोगी बाबा हम लोग समझते हैं कि वह एक ऐसी सरकार है जिसको विकास से कोई मतलब नहीं है, उसका काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना, धर्म के नाम पर मान लीजिए लोगों के बीच में एक डर पैदा करना। और अगर हिंदू हिंदू की बात करते हैं तो क्या हमारा अनुसूचित जाति दलित जाति क्या हिंदू नहीं है? तो फिर उसको मंदिर मस्जिद में जाने से क्यों रोका जाता है? बहुत सारी ऐसी समस्या है जो बाबा के क्रियाकलाप से हिंदू भी त्रस्त है और देश में एक वातावरण जो है मतलब प्यार सद्भाव का नहीं है, प्यार सद्भाव का नहीं है, ऐसा माहौल वो खराब करना चाहते हैं। तो क्या जातिगत गणना से ये सब नहीं होगा? जाति गणना से कुछ नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भागीदारी देने में क्या भाई, अब सब कुछ में तो भागीदारी की बात। पत्रकार लोग बोलते हैं कि जातिगत गणना देश के लिए सही नहीं है, तो इस पे आपका क्या कहना है? निश्चित ही सही है। मैं वैसे पत्रकार बंधु से बार बार आग्रह और विनती करता हूं कि आप भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी देने का काम किए, उसमें आप भी आगे आइए। और किसी के द्वारा प्रोजेक्ट किए हुए वे जो भी पत्रकार बोल रहे हैं, निश्चित ही वो बीजेपी का एक प्रोजेक्ट पत्रकार है और उसका एक तंत्र है जो इस तरह की आवाज उठाना चाहते हैं। चाटुकार पत्रकार, चाटुकार, उसको चाटुकार ही हम लोग कहेंगे, लेकिन निश्चित ही उन्हीं के इशारे पर ऐसा बोल रहे हैं। तो ये दंगा भी भड़काने का काम उसी के इशारे पे हुआ है। हम तो लोग तो समझते हैं कि अफवाह का बाजार अगर मार्केट में फैला दीजिएगा, अगर पत्रकार गया तो पत्रकार भी उसी के इशारे पे काम कर रहा है क्या? मैं ऐसा नहीं कहा कि पत्रकार उसी के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अफवाह भड़काने का काम न करे, जो सच्चाई है उसको दिखाइए। सच दिखाइएगा तो स्वाभाविक है सरकार वाली सजग होगी। आपका काम, आप चौथे स्तंभ है देश के लिए, तो आप सच दिखाइएगा तो हमारी जो सरकार है वो सक्रिय होगी। और आपके दिखाने के बाद ही हमारी सरकार सक्रिय हुई है और तमिलनाडु में हमारा एक स्पेशल टीम वहाँ पहुँचा है जो इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षा भी वहाँ मुहैया करा रहे हैं। इसलिए तो घबराने की जरूरत है और अफवाह से बचने की जरूरत है। बिहार के जो सर अभी रोजगार के लिए बेरोजगार बाहर में, उसके लिए समुचित व्यवस्था कब तक सारे लोगों के लिए हो जाएगा बिहार में? निश्चित ही 24 की एक ललकार है। आज बिहार में जिस तरह से रोजगार का सृजन हो रहा है, तो इसका मॉडल जो बिहार में होता है उसका अनुकरण देश में करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारा राज्य करना स्टार्ट कर दिए हैं। बिहार तो मेरा पहले से ही खोखला हो चुका था। बिहार के पास न कारखाना था, न कोई ऐसा संसाधन था। एक संसाधन का भूभाग झारखंड के रूप में हमारे पास था, वो भी मान ली हमसे जब बिहार से अलग हो गया तो कुछ नहीं बचा था। लेकिन खाली जगह को जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार ने संसाधन से भरपूर करने का प्रयास किया, रोड सड़क बिजली और कारखानाएं लगाने का काम किया है, तो आने वाले चंद दिनों में ही आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जंगल राज में दोबारा आ गया, आरजेडी से मिल गया। वो खुद जंगल है तो जंगल राज क्या कहेंगे? वो खुद जंगल राज पैदा करना चाहते हैं, लोगों में एक डर पैदा करना चाहते हैं। जंगल राज है तब देखिए तो अब अपराध का ग्राफ घटा है या बढ़ा है? तो जंगल जो वो खुद है, तो फिर आप लोग मिल क्यों जाते हैं बार बार? देखिए, राजनीति है, इसमें शीर्षस्थ नेताओं की बात है और जब समय की जो मांग होती है उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये हमारे बड़े लीडर लोग जाने, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये कहना कि बिहार में जंगल राज है सरासर ही अनुचित और ये न्यायोचित कभी नहीं है। अब देख सकते हैं कि एक साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुआ, जातिगत गणना हो, किसान हो, महंगाई हो, और तमिलनाडु में अभी जो बोला गया मजदूरों को पीटा गया, उसको पास अत्याचार किया गया, मारा गया, बहुत सी दर्दनाक माहौल क्रिएट किया गया। अब वो सही था या गलत था वो जांच का विषय है। जांच टीम गई है यहाँ से, बिहार से, माननीय मुख्यमंत्री साहब के दिशा निर्देश में वो
टीम हायर हुआ है क्या? हाँ जी, गया हुआ है जी। टीम हायर हुआ है। और जातिगत गणना आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? जो पत्रकार लोग बोल रहे हैं कि जातिगत गणना नहीं होना चाहिए, जाति में नहीं बंटना चाहिए, तो ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर का देन है। ये तो हमारे पूर्वज लोग दिए हुए हैं। ये अधिकार अगर जातिगत गणना के साथ अगर नहीं गिनती किया जाएगा तो उसका अधिकार कहां से मिलेगा? जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? आखिर वोट का ही तो बल होता है। हाँ, ये हो सकता है कि गरीब और अमीर हो सकता है हर जाति में, उस पे वो गरीब को अमीर को नहीं देना चाहिए, गरीब जो वंचित है शोषित है उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये बोलना कि जातिगत गणना गलत है, ये गलत कहाँ से है? अगर गलत था तो उस वक्त में, जिस वक्त भीमराव अंबेडकर साहब ने ये लाया, जातिगत गणना के तरह डिवाइड किया, उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाया गया? उस वक्त नेता लोग कहाँ सो रहे थे? लेकिन आजकल कुछ चाटुकार पत्रकार, जैसा इनका कहना है कि हो गए हैं और वो लोग बीजेपी का दलाली करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, नागरिक है, पब्लिक है, ये सब जानती है। आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जातिगत गणना